Hello students, how are you? Hope you are doing good well. So stay home, stay safe, enjoy yourself. I myself Raman Singh Pawar, मेरा नाम रमन सिंह पंवार है। मैं एलएन कोचिंग के अंदर मैथ्स फैकल्टी एक्स एलएन मैथ्स फैकल्टी एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years। और आज मैं आप सभी को बेसिकली टुडेज वीडियो इज फोकस्ड ओवर क्लास 10। तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज हम स्टैंडर्ड मैथ्स का जो सैंपल पेपर किसने रिलीज किया है, सीबीएसई ने। जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उस वाले पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। तो अनडाउटेडली जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 36 क्वेश्चंस है, तो उनको एक साथ एक स्पैन में कर पाना मुश्किल होगा। तो हम उनको छोटे छोटे पार्ट करके 9-10 क्वेश्चंस करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो दिस सीरीज विल कंप्राइज ऑफ मिनिमम 5 to 7 वीडियोस। अब सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कि इससे पहले मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 36 तक किस हिसाब से क्वेश्चन पैटर्न आने वाला है उसका डिस्कशन करा है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देख लिया है तो वो सेकंड वीडियो देखा, जिन्होंने नहीं देखा हो तो एक बार जाकर के मेरा जो चैनल है रमन मैथ्स, सबसे पहले उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अनडाउटेडली यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब related to mathematics. Okay students, so like, share and subscribe first of all my channel Raman Mathematics and press the notification button, तो जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो आपके पास में सबसे पहले अपडेट आते हैं। अब स्टूडेंट्स, तो हम सैंपल जो स्टैंडर्ड सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया उसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिख करके बताएं हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट दैट कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करना है। जिनको प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सॉल्यूशन चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यस वी वांट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आल्सो। तो अगर मेरे पास मिनिमम 50 कमेंट्स आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर नेक्स्ट जो वीडियो है उसका टारगेट ले लेंगे क्लास 10th के पेपर्स का। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लास्ट ईयर के पेपर। तो अब हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसके अंदर पूछा गया है। तो देखो, नाउ एज यू ऑल कैन सी दैट कि हम पार्ट ए सेक्शन 1 और सेक्शन 1 के अंदर क्वेश्चन 1 से 16 में पहला वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 180। पहला क्वेश्चन मैं तुमको रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन। तो सभी लोग चाहो तो उसको लिख लो, देख लो। तो इस वाले क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। इफ एक्स वाई इक्वल टू 180 और HCF कितना है, 3 है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इफ xy is equals to 180 and HCF जो है वो कितना आ रहा है, 3। तो हमसे पूछा है फाइंड द LCM ऑफ दिस टू नंबर। तो हमसे पूछा फाइंड द LCM ऑफ x एंड y। चलो, तो अब हम स्क्रीन को वापस से लौटाते हैं वहीं पर पे ही। हाँ चलो, तो ये हमको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, x एंड y कितना है हमारे पास, मतलब जो दो नंबर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो 180 है। इन दोनों नंबर्स का जो HCF है 3 है, तो हमको LCM निकालना है। तो अनडाउटेडली क्योंकि एक नंबर का है तो इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक ही से हमारा काम हो जाएगा। और वो इकलौता फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, वो इकलौता फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो मैं अगर ये नंबरों को A और B लूं तो A इंटू बी इज LCM इंटू HCF। अब यहाँ पर वो A और B क्या लिए गए, X और Y। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे पास में, 180। LCM मुझको इसका निकालना है और HCF कितना दे रखा है, 3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 180/3। दैट मींस आंसर इज 60। तो हमारा आंसर फाइनली क्या निकल गया, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 60। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी लोग जिस चीज को इस क्वेश्चन में मार्क करेंगे और सीखेंगे वो है ये वाला पोर्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। और वो होगा A इंटू बी विच इज इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। तो जो वैल्यूज है वो मैंने सब्स्टिट्यूट करी और इन दोनों को कैंसिल करके मैंने आंसर निकाल लिया 60। अब इसी फर्स्ट का मेरे पास में सेकंड क्वेश्चन भी है, यस और नो स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और का ही। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, तो सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला,
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो आराम से तुम लोग रीड करके मेरे वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करना और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखने जाना। जब तक तुम लोग देख के ट्राई करते हो मैं इसके डाटा को बोर्ड पर पे लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो तो अब देखते जाओ, सभी लोग आराम से ट्राई करो। ये जो बीच का टाइम है ये तुम्हारे पास में ट्राई का रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास में फर्स्ट का ऑप्शन है और मेरे को बोला है नंबर है 14587 अपॉन में 14587 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो अब एक्सप्लेन करने के लिए, अब जैसा अगर ये क्वेश्चन है और अगर मैं इसको एक सेकंड में करना चाहूँ तो एक सेकंड में करने वाली जो ट्रिक है वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर इसकी थियरी के ऊपर जाता हूँ। क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आया है, अभी तो एक नंबर का पूछा गया पर हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा नंबर का पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन के पीछे जो थियरी है उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर लें। तो इस सैंपल पेपर से तुम्हारे थियरी का रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो इसका एक लाइन में अगर मैं तुमको आंसर बोलूं तो वो आंसर क्या होता है, अगर ये टर्मिनेट होगा, अगर ये टर्मिनेट होगा तो सबसे पहले टर्मिनेशन की जो थ्योरम है वो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी उनको डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब ये टर्मिनेट तभी होता है जब डिनोमिनेटर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब नीचे या तो 2 की पावर m होना चाहिए या फिर 5 की पावर n होना चाहिए या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन डिनोमिनेटर में आती है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन डिनोमिनेटर में आती है, उसी केस में जो हमारे पास में रैशनल नंबर है वो होगा टर्मिनेट। तो ये तो समझ आ गया। तो इसको देखते ही पता चला कि हाँ ये टर्मिनेट होगा। और अगर ये टर्मिनेट होगा तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद में टर्मिनेट होगा। तो पहले तो इसमें मैं लिख दूंगा कि यस इट विल टर्मिनेट, और कितने डेसिमल प्लेस के बाद होगा, ध्यान से सुनना आंसर। 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, जिस भी मतलब 2 की पावर है 5 की पावर मैक्सिमम दी गई है, दैट इज योर आंसर। तो इसमें 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4। तो दैट मींस इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस। तो आंसर है इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। अब मैं ये तो तुमको मैंने सीधे आंसर बता दिया कि आंसर होगा इसका 4, जो कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4 के हिसाब से हाईएस्ट पावर के हिसाब से हमने मैच कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि सिर्फ आंसर बताने से मेरे को ऐसा लगता है कि ये सैंपल पेपर का डिस्कशन को सही नहीं माना जाएगा, हम इसकी थियरी भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। थियरी क्या होती है बच्चों, ये देखो यहाँ पर तो कोई भी नंबर अगर p/2 के फॉर्म में होता है तो ये नंबर क्या होता है हमारे पास में, दिस इज एन रैशनल नंबर। हमारी बात समझ में, ये क्या होता है रैशनल नंबर। अब इसके पास होने के लिए कितने तरीके होते हैं, तो इसके पास दो तरीके होते हैं, या तो ये टर्मिनेट होगा या ये नॉन टर्मिनेट होगा। आ रही है बात समझ में, या तो ये टर्मिनेट होगा या ये नॉन टर्मिनेट होगा। अब टर्मिनेट के लिए थ्योरम हमको क्या बताती है कि टर्मिनेट कब होता है, तो टर्मिनेट तीन ही कंडीशंस में होता है। पहला, अगर जैसे ये Q है, Q 2 की पावर m लिखा हुआ है, या फिर Q 5 की पावर n लिखा हुआ है, या फिर Q 2 की पावर m और 5 की पावर n लिखा हुआ है। इन्हीं तीन केसेस, अगर ये तीन केस डिनोमिनेटर में बनते हैं तो उसी केस में वो जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट होगा। और अगर ये नहीं बनते हैं तीनों में से कुछ भी, तो दैट मींस दैट रैशनल एक्सप्रेशन विल नॉट टर्मिनेट, दैट विल नॉट टर्मिनेट। तो जैसे ये थर्ड वाली केस को सेटिस्फाई करे 2 की पावर 1, तो इट विल टर्मिनेट। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता तो आंसर विल बी दिस गिवन रैशनल नंबर विल नॉट टर्मिनेट। अगर मैं इसको हटाता तो उस केस में भी क्या बोलते हैं, यस इट विल नॉट टर्मिनेट। अगर मैं इसको भी हटाता तो क्या बोलते हैं, यस इट विल नॉट टर्मिनेट। अगर मैं इसको हटा के सिर्फ 2 की पावर 5 बोलता तब क्या बोलते हैं, यस इट विल टर्मिनेट। अगर मैं लिखता 5 की पावर 3 तब मैं बोलता हूँ, तब भी तुम क्या बोलते हैं, यस इट विल टर्मिनेट। अगर मैं 3 की पावर 5 बोलता तो बोलते इट विल नॉट
टर्मिनेट। आ रही है बात समझ में? तो ये जो थियरम हमने पढ़ी थी उस थियरम का भी हमने रिवीजन ले लिया। तो आई थिंक 1 नंबर के लिए हमने आंसर भी देख लिया। तो आंसर के लिए मैंने क्या बताया है, यहाँ पे दिया था 2 की पावर है 5 की पावर 4, तो दोनों में से जो हाईएस्ट पावर है उतने वही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस होता है। तो 4 है तो दैट मींस 4 टर्मिनेटिंग प्लेस, मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक वो एक्सपांड हो जाएगा। चलो अगर मैं इसको ऐसे लिखता तब तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो आंसर 2 की पावर 5 into 5 की पावर 1। अब ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना। 2 की पावर 5 into 5 की पावर 1। चलो स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये आ गया है, इफ सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अब हम फोकस करने जा रहे हैं। सभी बच्चे, मैं इतने इसके जो डाटा को यहाँ पर पे लिखता हूँ, तब तक तुम आराम से पॉज कर लो और पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आ रही है बात समझ में? पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो पढ़ लो आराम से। सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या दे रखी है, 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस में 6 इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल बोली है ना, मतलब इट इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं इक्वल टू 0 नहीं करता, इन दैट केस इट विल बिकम एन इक्वेशन। तो सम ऑफ 0 दे रखा है 3, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है 3। अब क्या बोला उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। अब सभी लोग पॉज करके आराम से थोड़ी देर तसल्ली से इसको ट्राई कर लो और अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हमको लिखा हुआ है, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस में 6 और सम ऑफ 0 दिया है 3। वापस से मैंने कहा है कि मेरा जो ओरिएंटेशन है वो सिर्फ तुमको आंसर बताना नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ आंसर बताना होता तो हो सकता है कि अभी तक तो जितना टाइम हमको यहाँ तक 2 क्वेश्चन में पहुंचने में लगा उतनी देर में हम 10 क्वेश्चन भी कर जाते, सिर्फ आंसर का ही डिस्कशन हो। हम क्या करेंगे, थियरी का भी डिस्कशन करते चलेंगे। अरे बस समझ में? अब यहाँ की मैं थियरी पहले डिस्कस कर देता हूँ, है ना। पिछले क्वेश्चन में मेरे को एक फील हो रहा था कि मैं थियरी पहले बता दूं फिर आंसर तुमसे लूं, पर बाय डिफॉल्ट मैंने आंसर पहले बता दिया फिर थियरी बताई। अब मैं यहाँ पर पे वही करता हूँ, सबसे पहले थियरी बताता हूँ कि इसमें क्या लगेगी। जिन बच्चों ने करके देख लिया है वो तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तुम वो है ना फॉरवर्ड वाला बटन वो दबाते जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। और जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ के नहीं आया तो वो मेरे साथ में थियरी समझ लो, ये सेकंड मौका मिलेगा। फिर थियरी को अप्लाई करके आंसर निकालना, और आंसर तक पहुंच जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर तीसरी बार में तो मैं खुद आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 और सम ऑफ 0 कितना है मेरे पास में, सम ऑफ 0 है 3। ओके स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट। हाँ देखो, तो 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस में 6। अब मैं तुमको थियरी बता देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्योंकि इसकी डिग्री 2 होगी तो इसके 2 ही रूट्स निकलते हैं। उन रूट को हम किस नाम से जानते हैं, अल्फा और बीटा के नाम से। अब यहाँ पर 2 चीजें होती है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, जिसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाय ए। अरे बस अब ये थियरी मैंने तुमको बता दी है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये सम ऑफ 0 की वैल्यू दी गई है 3, तो तुमको k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये वाला फंडा इसमें यूज करना है। अब वापस से जिन स्टूडेंट्स का तब नहीं हुआ था पॉज करो और वापस से क्वेश्चन ट्राई करके देखो आंसर पे पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो मेरे हिसाब से अब नहीं हो रहा है तो देखो, सम ऑफ द 0 कितना है मेरे पास में 3, तो मैं यहाँ पर पे लिख देता हूँ, यहाँ पर पे सम ऑफ द 0 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 3। अब अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा प्लस बीटा होता कितना है बताओ, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चालू करूँ तो ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की कितनी है माइनस के और सी की कितनी है 6। वहां पर रखता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, तो सम ऑफ 0 कितना दिया है 3 माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के
और a की वैल्यू कितनी दी है 3, इसको यहाँ पहुंचा दो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा k, तो आंसर आ जाएगा k की वैल्यू होगी तुम्हारे पास में 9। तो योर करेक्ट आंसर इज वैल्यू ऑफ k इज 9। आ रही है बात समझ में? ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर आया हमारा k का 9, तो वैल्यू ऑफ k इज 9। ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब फटाफट से अगले वाले क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सभी लोग देख लो जरा, ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर पे आते हैं। तो सभी बच्चे अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को तुम सभी ने पढ़ लिया, अब इसको तसल्ली से सॉल्व करना चालू कर दो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पॉज करके जरा इसको सॉल्व करना चालू करो, तब तक मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर बोर्ड पर पे लिख भी लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है मेरे पास में, 3x plus y is equals to 3 and 6x plus ky is equals to 8, हाँ कि ना? and does not have a solution, तो मतलब कंडीशन बोली है नो सॉल्यूशन। तो सभी ने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन एंड आई होप तुमको आंसर भी आ गया होगा। अब देखो जरा 3x plus y is equals to 3। अब मैं यहाँ पर मैंने कहा ना सबसे पहले क्या डिस्कस होगी, थियरी, फिर डिस्कस होगा सॉल्यूशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, a1x b1y प्लस में c1 0, a2x b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इससे तीन चीजें निकल के आती है। पहली, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो हम क्या बोलते हैं, द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आ रहा है तो हेंस इट विल बी कंसिस्टेंट, है ना? जिनका सॉल्यूशन आता है वही क्या होते हैं, बेसिकली कंसिस्टेंट भी होते हैं। तो ये कंसिस्टेंट भी होगा। और अगर इसका हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। आ रही है बस में, ये पहला कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, अगर ये रेशियो निकल के आता है a1 अपॉन a2 is b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तीनों ही इक्वल आते हैं, तो उस केस में गिवन इक्वेशन हैव मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने होते हैं इसके, मैनी या इनफाइनाइट। अब क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन आता है तो दैट मींस ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, तो क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है तो हेंस इट विल बी कंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा मेरे पास में कंसिस्टेंट। फिर ग्राफ कैसा होगा, तो ये दोनों लाइन है ना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे या ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये इसका लाइन L1 और L2 का ग्राफ हो जाएगा। मतलब इस वाले पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और ये तो हजारों पॉइंट पे एक दूसरे से मीट करते हुए जा रहे हैं। Coming on to third, अगर a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equal to c1 upon में c2, अगर ये होता है तो that means this equation have no solution, क्योंकि solution नहीं है तो hence it will be inconsistent। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, it will be inconsistent। तो ये हो जाएगा हमारे पास में inconsistent। और अगर मैं इसका ग्राफ बोलूं तो इसका ग्राफ बेसिकली क्या हो जाएंगी, दो पैरेलल लाइंस। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। तो अगर इनका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेंगी, ये x और ये y, ये लाइन L1 और ये लाइन L2। तो दिस टू विल बी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये किसी के पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हेंस इट विल हैव नो सॉल्यूशन। ये क्या डिस्कस होगा हमारा कॉन्सेप्ट। अब ये दोनों इक्वेशन दी है और इसका क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। अब इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब ये वाला फंडा लगेगा हमारे पास में। तो मैंने कहा ना, जिन बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ के कर लिया है वो तो वहीं पे ही फॉरवर्ड करके आगे चले जाना, और जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ करके नहीं हुआ है तो वो आराम से इसको देख लो। अब इस वाले फंडे को अप्लाई करके k की वैल्यू निकाल करके देखो कि तुमको आती है कि नहीं आती है। ठीक है, पॉज करो और निकाल करके देखो। अब
जिनका आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप देखो यहाँ पर पे क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो अब मैं यहाँ पर पे इसको अगर 1/1 इसको थोड़ा सा a1 और a2 इनकी वैल्यूज अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, देखो a1 कितना हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा 1। दोनों c1 c2 एक तरफ हो तो भी चल जाएगा, दोनों इस तरफ हो तो भी चल जाएगा। तो c1 की वैल्यू मैं सीधे से मान लेता हूँ 3, फिर a2 6, b2 k और c2 कितना हो जाएगा मेरे पास में 8। अब मैं दोनों का रेशियो लेना चाहता हूँ, तो a1/a2 is equals to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो a1/a2 तो that means 3/6 is equals to b1/b2 मतलब 1/2 but not equal to 3/8। तो इन दोनों को लेकर के मैं सॉल्व कर दूंगा, तो ये इधर और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/6 is equals to 1/k and k is equals to 6/3। तो आंसर हो जाएगा k equal to 2। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 इज द राइट आंसर। फटाफट से सारी थियरी सुनो। ये एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक एरिना, एक डायमेंशन खोल देता है कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम ट्राई कर लेना। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर किसका आ गया, k इक्वल टू 2 का। हाँ मतलब नो सॉल्यूशन का आंसर k इक्वल टू 2 आ गया। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पे, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पे। हाँ, ये आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगा, पर हाँ अनडाउटेडली आपके लिए लाइफ में बहुत सारे एरिना खोल देगा करोड़पति बनने के। ठीक है, चलो तो फोर्थ क्वेश्चन ये है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फटाफट से इसको ट्राई मार लो। क्वेश्चन 1 नंबर का, इतना मैं बोर्ड को साफ करके इसका डाटा लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, करते जाओ बराबर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज तो जरूर तुम लोग लिख करके बताना कि मेरा इस तरीके का सैंपल पेपर का डिस्कशन, कि बिफोर फर्स्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट एंड देन सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये कितना अच्छा लगा है ना। Your comments and your messages will appreciate me in order to do my work in a more better way. Okay friends, चलो तो अब फोर्थ क्वेश्चन है, 3 chair 1 table costs 1500। तो 3 chair and 1 table cost 1500 rupees। और दूसरा क्या बोला, 6 chair and 1 table, 6 chair and 1 table cost, 6 chairs and 1 table cost rupees 2400। है ना, समझ आ रहा है। ये वापस से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। फॉर्म द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। तो हमको बोला है कि फॉर्म अब हमको बोला है कि यहाँ पे 3 चेयर 1 टेबल 1500 रुपए के हैं, 6 चेयर्स 1 टेबल 2400 रुपए का है। तो मुझे इसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, मतलब ना तो उसको सॉल्व करना है, ना ही मेरे को कोई और झंझट देखना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, इसका मेरे को 3 चेयर्स 1 टेबल इक्वल टू 1500 और 6 चेयर 1 टेबल 2400 की इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन फ्रेम कर लेता हूँ। इसमें ढेर सारे ऐसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर तो जो हमने थियरी में जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े होते हैं उनका मेयर एप्लीकेशन होता है। तो अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी x रुपीज, हमारे पास समझ में, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 3 चेयर है, अगर एक चेयर का कॉस्ट x रुपीज है तो 3 चेयर का कितना हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा 3 into x, 1 टेबल मतलब y, और कितनी कीमत है इसकी 1500 रुपए। ऐसे 6 चेयर, एक चेयर का x है तो 6 का कितना होगा 6x, एक टेबल का कितना होगा y, और आंसर कितना आएगा 2400। तो बेसिकली ये लोग हमसे ये दो इक्वेशन फ्रेम करने को लेकर के पूछ रहे हैं। तो ये दोनों इक्वेशन हमने फ्रेम कर लिए। दिस वाज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। तो मेरे को लग रहा है बहुत आराम से तुम लोगों ने कर ही लिया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब करते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर।
और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। अब तसल्ली से, है ना, पॉज करके इसको सॉल्व कर लो, तब तक मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर पे फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो मैं, क्योंकि एपी है और एपी क्या है 27, 24, 21 और यहाँ पर पे बोला है इज जीरो, मतलब विच टर्म इज जीरो, है ना, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो मेरे हिसाब से तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब बेसिकली ये चैप्टर कौन सा है हमारा, ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर खास तुमको सिर्फ दो ही फॉर्मूला पे फोकस करना है, और दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला फॉर्मूला था nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू b। पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें, बेसिकली कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे पास, या कितने प्लेयर्स होते हैं इसमें, 4 प्लेयर्स। an मतलब कोई भी nth टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, b कॉमन डिफरेंस और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ध्यान क्या रखना है हमेशा, दिस n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, n कैपिटल N ऑलवेज स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। तो ये तुम्हारे पास में पहला फॉर्मूला होगा an is equals to a plus n minus 1 into d। और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n by 2 2a plus n minus 1 into d। अब इसको भी थोड़ा तसल्ली से और ध्यान से देखो, इसके अंदर भी कितने खिलाड़ी मिलेंगे तुमको, इसके अंदर भी तुमको 4 ही खिलाड़ी मिलेंगे। an की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, और ये आ गया मेरे पास में फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, और ये आ गया आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली इन दोनों फॉर्मूलेस पर पे ये पूरा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो टिका हुआ है, आ रही है बात समझ में। और तो और अच्छी बात ये है कि सम ऑफ n टर्म्स के अंदर जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हटा भी दिया गया है, तो ये थोड़ा सा कट शॉर्ट भी हो गया, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स तुमको पता होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो तुमसे बोला है कि ये जो एपी है, इस एपी के अंदर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मतलब 24 माइनस 27, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा कॉमन डिफरेंस का, -3। ए आ गया, डी आ गया। और तुमसे बोला है कि क्योंकि ये नीचे की तरफ में जा रहा है 27, 24, 21, तो घटते घटते ये पीछे की तरफ में जाता है, तो 0 तक भी पहुंच जाएगा, हाँ कि ना। तो ये जब 0 तक पहुंचेगा तो कौन से नंबर का टर्म होगा, ये पूछा है। तो बेसिकली हमको जो nth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। अब लगा दो इसमें फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, an is equals to a plus n minus 1 into d। अब an कितना है 0, a कितना है 27, n की वैल्यू हमको निकालनी है, d कितना है -3, तो इसको यहाँ भेज दो, -27 -3 n -1। अब इसको इसके नीचे भेज दो, तो -27 -3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 n -1। तो n -1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 10 इज द आंसर। तो बेसिकली जो nth टर्म इसमें 0 होगा वो कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म होगा इसमें 0। अरे बस समझ में। अब इसमें और भी फंडे होते हैं कि अगर 0 इसका टर्म था तो n की वैल्यू हमको एक नेचुरल नंबर मिली, अगर 0 इस सीरीज का टर्म नहीं होता तो हमको n फ्रैक्शन में मिलता। फॉर एग्जांपल n अगर आता हमारे पास में 3.4, तो हम 3.4 से बड़ा जो नंबर है वो ले लेते, तो वो हमारा n का आंसर होता, जो कि इस केस में होता 4। और यहाँ तो क्योंकि 0 इसका एक टर्म ही है, तो वो होता हमारे पास में 10th टर्म। मैंने देखा कुछ बच्चे तो पता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर लेकर के सीरीज ही लिख डालते कि ठीक है 27 है, 24 है, 21 है, तो उनको दिख रहा है 3 का टेबल है, तो अगला 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0 लिख दिया, 0 फिर गिन लेते हैं, है ना। तो ऐसा भी कुछ कर देते हैं महारथी, तो वो तो अपन क्या ही बोल सकते हैं। पर हाँ, तुम्हारे पास में ये भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। बट अगर एक ही क्वेश्चन करना है तो यही करना, और चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला वाला क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर फोकस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इन एन एपी। अब इसके ऊपर सब लोग फोकस कर लो, ठीक है। मैं एक समय पे एक क्वेश्चन ही क्यों दिखा रहा हूँ, वो इसलिए कि तुम लोग का डिस्ट्रैक्शन ना हो, जो हम करते जाए वही तुम देखते जाओ, तो तुम्हारा फोकस मेंटेन रहे। इसको पॉज करके आप सॉल्व कर लो, और इतने में ये यहाँ इसका जो डाटा है वो यहाँ पे उतार देता
आंसर आता सारा। चलो तो फिफ्थ मैंने कहा था ना 16 में से 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन और है अभी इंटरनल चॉइसेस वाले। इंटरनल चॉइसेस से क्या होता है, हमारे पास में एक ऑप्शन मिल जाता है कि चलो हम चाहें तो ये क्वेश्चन करें या वो क्वेश्चन करें, दोनों में से जो भी आसान हो वो चुनें। पर देखो बोर्ड एग्जाम में मैं एक चीज तुमको बहुत अच्छे से बता दूं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नेवर मिस एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड कोई क्वेश्चन ना हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, पेपर के अंदर कोई छोड़ा नहीं जाता है। और वाले नहीं है ना कि तुम बोलो सर और की दोनों नहीं, और में तो कोई एक ही, बस सारे क्वेश्चन अगर 36 है इस पेपर में तो 36 कहीं ना कहीं अटेम्प्ट होने ही चाहिए, और उसके थोड़ा ना थोड़ा नंबर आधे नंबर तो मिनिमम मिलते ही। इन एन एपी, तो उन्होंने एपी के अंदर क्या क्या दे दिया है, डी दे दिया है, वही है ना, डी की वैल्यू दे दी है इन्होंने कितनी, -4, एन की वैल्यू कितनी दे दी है इन्होंने, एन की वैल्यू दे दी है 7, और ए एन की वैल्यू कितनी दे दी है 4, और इन्होंने पूछा है मेरे पास में 8, हाँ कि ना। बस अब जितना मुझे लग रहा है इसके कॉन्सेप्ट का तो मैंने डिस्कशन कर ही लिया है, इसके कॉन्सेप्ट का तो मैंने डिस्कशन कर ही लिया है। कॉन्सेप्ट क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितने खिलाड़ी हैं इसमें, 4, ए एन, ए एन और डी। अरे बस में ए एन और डी, ये इसमें 4 खिलाड़ी हैं हमारे पास में, ए एन और डी। तो 3 पता हो तो हम चौथे का आंसर निकाल सकते हैं। क्या 3 चीजें पता है मुझे, यहाँ पे डी पता है, यहाँ पे एन पता है, यहाँ पे ए एन पता है, तो मुझे ए निकालना है। तो बस यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अब जिन बच्चों को तब नहीं हुआ था वो अब ट्राई कर लो पॉज करके, और नहीं तो अब ये देखो आंसर 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6, 6 4 24। तो a इज इक्वल्स टू 24 प्लस 4 मतलब a की वैल्यू आई 28। ये हो गया हमारे पास में आंसर। चलो तो मेरे को ऐसा लगता है कि वैसे तो मैंने प्लान करके 10 क्वेश्चंस का, पर अभी 5 क्वेश्चन देखते हैं कि इसका सीक्वेंस का जो है वो वीडियो प्लान को कितनी क्या बनी है, तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसके आगे की तरफ में कंटिन्यू करेंगे। तो इतना पोर्शन अगर सभी को समझ आया है तो प्रेस द लाइक बटन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब द चैनल, अरे बस समझ में, और बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे सीरीज में जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा वैसे वैसे तुमको मिलते जाएंगे। एंड अगर बहुत अच्छा होगा इफ यू कुड शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स आल्सो, सो दे वुड आल्सो बी हेल्पफुल, कि उनको भी ये सारी चीजें पता चलेंगी। और मैं फिर बता रहा हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका सिर्फ एक ही तरीके का होता है, वो होता है गिवन क्वेश्चन देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, गिव स्टूडेंट अ चांस टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट इफ दे डोंट गेट द आंसर और टू वेरीफाई द आंसर। अगर तुमको ये टेक्निक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में इसको अप्रिशिएट करना, लाइक बटन सब्सक्राइब करना, और रेस्ट ऑल यू नो दैट कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं। So let us close this lecture and stay home, stay safe, enjoy yourself. Bye to all of you.